हेलो गर्ल्स। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो है पेंशन। पेंशन में दो तरीके से हम पेंशन को पढ़ेंगे, एक मासिक पेंशन और दूसरा कम्यूटेड पेंशन, एक मुश्त का पेंशन की राशि। तो सबसे पहले हम ये करें कि पेंशन क्या है। पेंशन एक ऐसा भुगतान है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद किया जाता है। इसका भुगतान अक्सर प्रतिमाह किया जाता है। अब चाहे पेंशन का भुगतान नियोक्ता ने स्वेच्छा से किया हो अथवा सेवा शर्तों के अंतर्गत, दोनों ही परिस्थिति में यह कर्मचारी के वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो हम क्या कहेंगे कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर उसके जीवन यापन हेतु पेंशन जो स्वीकृत की जाती है, जो सामान्यतः कर्मचारी को प्रतिमाह प्राप्त होती है, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, मासिक जो पेंशन है वो सभी के लिए क्या होगी, कर योग्य होगी। दूसरा हम फिर इसमें लेते हैं कि पेंशन के बदले यदि कर्मचारी एक मुश्त राशि लेता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यदि वो करवा लेता है, तो आयकर अधिनियम में उसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, कभी कभी कर्मचारी उसकी मृत्यु से पूर्व तक उसको मिलने वाली मासिक जो पेंशन होती है उसके बदले में इकट्ठी रकम प्राप्त करना चाहता है, एक मुश्त रकम प्राप्त करना चाहता है। और जो नियोक्ता है उसके द्वारा भी अक्सर इस प्रकार इकट्ठी करी गई जो राशि है उसके दिए जाने का प्रावधान होता है। तो इस इकट्ठी की गई जो राशि होती है पेंशन की, उसको ही हम एक मुश्त पेंशन कहते हैं, एक मुश्त राशि कहते हैं। अच्छा, पेंशन की एक मुश्त राशि के करमुक्त होने के कुछ प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के लिए हम कर्मचारी को क्या करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, सरकारी कर्मचारी की दशा में। देखिए, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता एवं केंद्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी को पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि, जिसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं, पूर्णतया करमुक्त होती है। इसमें हम हाई कोर्ट, उच्च एवं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त एक मुश्त पेंशन भी शामिल करते हैं। इसके अलावा अन्य किसी नियोक्ता से यदि पेंशन प्राप्त होती है, गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में यदि पेंशन प्राप्त होती है, तो क्या नियम है। तो नियम यह है कि यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भी मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि के 1/3 भाग जो राशि होता है वो करमुक्त होती है। कब? जबकि उसे पेंशन के साथ ग्रेच्युइटी भी मिल रही है। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी नहीं मिलती है, सिर्फ पेंशन मिल रही है, तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि के 1/2 भाग तक करमुक्त होता है। यानी कि मान लो कि एक कर्मचारी को 3/4 भाग पेंशन के लिए उसे मान लीजिए 30,000 रुपये मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक मुश्त राशि निकालेंगे। तो जब हम ये कहेंगे कि 3/4 के लिए मिले हैं 30,000, तो उसकी कुल पेंशन कितनी होगी, 40,000। अब मान लीजिए उसे ग्रेच्युइटी भी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, 40,000 का 1/3 करेंगे, यानी कि 13,333। और यदि मान लीजिए उसे सिर्फ पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युइटी नहीं मिल रही है, तो 40,000 का 1/2 यानी कि 20,000। तो जो उसको राशि प्राप्त हुई है उसमें से इसे राशि को हम कम कर देंगे, करमुक्त कर देंगे, शेष राशि कर योग्य हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है, तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। इसी तरीके से जो पारिवारिक पेंशन की राशि है वो जो कर्मचारी को मिल रही है, कर्मचारी के उत्तराधिकारी को मिल रही है, उसकी कर मुक्ति का क्या नियम रहता है कि प्राप्त राशि का 1/3 या 15,000, जो भी दोनों में से कम होता है, उसे कर मुक्त किया जाता है। तो देखिए, पेंशन को नटशेल में हम रिवाइज कर देते हैं। मासिक पेंशन सभी के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन एक मुश्त पेंशन की दशा में वो सरकारी कर्मचारी के लिए, चाहे वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या केंद्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई निगम हो, उन्हें यदि एक मुश्त पेंशन मिलती है तो पूर्णतया करमुक्त होगी। अन्य कर्मचारी की दशा में हम ये नियम लागू करते हैं कि
कि यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग, और यदि उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, सिर्फ पेंशन मिलती है, तो कुल स्वीकृत पेंशन की एकमुश्त राशि का 1/2 भाग करमुक्त होता है। अगला जो बिंदु जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। देखिए, सामान्य रूप से यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से क्षतिपूर्ति की कोई राशि प्राप्त होती है, कंपनसेशन यदि किसी भी रूप में मिलता है, तो वह कर योग्य होता है, वेतन शीर्षक में कर योग्य होता है तथा कर योग्य आय में शामिल किया जाता है। परंतु यदि मान लो श्रमिक की छटनी पर उसे क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हुई है। अब छटनी से क्या तात्पर्य है? देखो कि सेवा से हटना कर्मचारी के स्वयं के वश में नहीं था। जैसे कि मान लीजिए नियोक्ता ने उद्योग ही बंद कर दिया हो, उद्योग बंद नहीं किया हो लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम कर दी हो, श्रमिकों की छटनी कर दी हो, श्रमिक आवश्यक रूप से मतलब अयोग्य हो गया हो, कार्य करना उसके लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं हो, मानसिक रूप से संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में यदि उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं? करमुक्त क्षतिपूर्ति की गणना करते हैं। अब जो करमुक्त क्षतिपूर्ति की गणना अगर हम कर रहे हैं तो क्या करते हैं? ऐसे में हम 3 राशि ज्ञात करते हैं। पहला, नियोक्ता से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त वास्तविक राशि। दूसरा, अधिकतम 5 लाख रुपए। और तीसरा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निकाली गई राशि। अब देखिए, पहली राशि और दूसरी राशि में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दी जाएगी। तीसरी राशि हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं, हमने कहा कि भाई औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ज्ञात की गई राशि, तो ये क्या होगी? औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जब राशि की गणना की जाती है तो कैसे की जाती है? सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन। तो हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो सेवा के वर्ष और दूसरा औसत वेतन। देखो, सेवा के वर्ष में क्या होगा कि सेवा के वर्षों की गणना करते समय 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है। जैसे यदि किसी कर्मचारी ने 11 वर्ष 7 माह की सेवा के बाद यदि उसे छटनी के स्वरूप हटा दिया गया है तो सेवा के 12 वर्ष माने जाएंगे। और यदि उसने मान लीजिए 11 वर्ष 5 माह काम किया होता तो सेवा के 11 वर्ष माने जाते, यानी कि 6 माह से अधिक की अवधि को हम 1 वर्ष मान लेंगे। अब औसत वेतन, औसत वेतन से यहाँ क्या तात्पर्य है? छटनी से तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का कुल वेतन में कैलेंडर दिनों का भाग देकर ज्ञात की गई औसत राशि। जैसे यदि कर्मचारी 1 अक्टूबर 2019 को छटनी के कारण हटा दिया गया तो उस समय यदि मान लीजिए उसका मूल वेतन 9,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह और चिकित्सा भत्ता 800 रुपये प्रति माह है, तो औसत वेतन की गणना हमें कैसे करेंगे? हम देखो, 9,000 और 3,000 रुपये महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता प्रति माह है बच्चों, लिखने से रह गया है, लेकिन आप ये याद रखिएगा ये 3,000 रुपये प्रति माह ही है। और फिर 800 रुपये प्रति माह, तो 9,000 प्लस 3,000 प्लस 800 यानी कि 12,800 उसके 1 महीने का वेतन हुआ। तो 3 कैलेंडर माह यानी कि 1 अक्टूबर को हो रहा है तो सितंबर, अगस्त और जुलाई, तो सितंबर के भी 12,800, अगस्त के भी 12,800 और जुलाई के भी 12,800। सितंबर के 30 दिन, अगस्त के 31 दिन और जुलाई के 31 दिन, टोटल कितने डेज हुए? 92। तो 12,800 प्लस 12,800 प्लस 12,800 को जब आप 92 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 417, यानी कि औसत वेतन कितना होगा? 417। अब मान लीजिए साप्ताहिक वेतन की दशा में यदि हम कर रहे हैं, यदि कर्मचारी को साप्ताहिक वेतन मिलता है श्रमिक को, तो हम लेंगे तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन। और यदि दैनिक वेतन की दशा में ले रहे हैं तो जब उसे हटाया जाता है उसके तुरंत पूर्व के 12 दिन का औसत वेतन, हम इसके लिए औसत वेतन जो है ज्ञात करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए छटनी के अंतर्गत नियोक्ता का व्यापार बंद होने पर यदि उसे नौकरी से हटाया जाना शामिल है। इसी तरह से यदि मान लो कर्मचारी की सेवाओं को अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। कौन सा? जब हम उसके सेवा के वर्ष ज्ञात करते हैं।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर कर्मचारी को सेवा से अपरिहार्य कारणों से हटना पड़ रहा है, चाहे तो वो उसके स्वयं के द्वारा हो रही हो या उसके नियोक्ता के द्वारा, तो वहाँ जो कंपनसेशन मिलता है वही उसी के लिए हम कर मुक्त राशि की गणना करते हैं। अब देखिए, नियोक्ता के यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि क्षतिपूर्ति मिलती है तो उन्हें कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलता। ऐसे कर्मचारी कौन से हैं? मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया हो। यदि मान लीजिए नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है तो उन्हें क्षतिपूर्ति की कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, अधीक्षक सुपरवाइजर के रूप में यदि किसी को नियुक्त किया गया हो तथा प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक का वेतन उन्हें प्राप्त होता हो, उन्हें भी कर मुक्त क्षतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि अधीक्षक के रूप में तो नियुक्त किया हो परंतु कार्य वो मुख्यतः प्रबंधक के रूप में करते हों, तो इनमें से कोई भी यदि व्यक्ति है तो उसे क्षतिपूर्ति में कर मुक्ति का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब हम कर्मचारी का औसत वेतन निकालते हैं तो वेतन में क्या क्या शामिल होगा और क्या क्या शामिल नहीं होगा। तो देखिए, जब हम क्षतिपूर्ति के लिए वेतन की गणना करते हैं तो वेतन से तात्पर्य होता है बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी के कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक, नकद एवं सुविधाओं के मूल्य सब मिलाकर जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं उनका उचित बाजार मूल्य भी हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार जो भी भत्ते सकल राशि में कर योग्य होंगे उन्हें हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये सब वेतन में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारी की सेवा की शर्तों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अथवा व्यवसाय को सामान्य प्रक्रिया छटनी को छोड़कर यदि क्षतिपूर्ति की राशि देते हैं तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वो सभी के लिए क्या होगी, पूर्णतया कर योग्य होगी। और यदि छटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत किया जाता है तो कर्मचारी को प्राप्त होगी ऐसी होने वाली ऐसी क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी तथा उस पर अधिकतम कर मुक्ति सीमा का बंधन भी लागू नहीं होगा। आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। वापस मैं बता देती हूँ कि यदि छटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत किया जाता है तो कर्मचारी को प्राप्त ऐसी क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी तथा उस पर अधिकतम कर मुक्त सीमा का बंधन भी लागू नहीं होगा। तो देखिए, बहुत विस्तृत रूप में हमने ग्रेच्युटी को पढ़ा, क्षतिपूर्ति को पढ़ा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप इसे मुझसे बात करके या व्हाट्सएप पर डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।